हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं अपने लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का लेक्चर नंबर 1। और आज के लेक्चर में हम बहुत बेसिक सी बातें करेंगे कि लाइट क्या होती है, ऑप्टिक्स क्या है, ऑप्टिक्स कितने तरह का होता है, डुअल नेचर ऑफ लाइट क्या है, लाइट को हम कैसे पार्टिकल माने, कैसे वेव माने, इस बारे में हमारी बात होगी। इमेज क्या होता है, रे क्या होता है, बीम क्या होता है, प्रोपेगेशन क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में भी हमारी बात होने वाली है। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, मैं अक्षित श्रीवास्तव, आप सभी देख रहे हैं लर्निंग यूथ। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कि ऑप्टिक्स होता क्या है। ऑप्टिक्स अभी आप लोग पढ़ रहे होंगे, आपके दोस्त कहते होंगे ऑप्टिक्स पढ़ा क्या, ऑप्टिक्स क्या होता है। तो ऑप्टिक्स जैसे कि हम लोग इतिहास पढ़ने को हिस्ट्री पढ़ना कहते हैं, वैसे ही लाइट के बारे में अगर हम लोग कुछ भी कहते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं ऑप्टिक्स, मतलब द स्टडी ऑफ लाइट। लाइट के बारे में कुछ भी पढ़ना, कुछ भी जानना, लाइट से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइट से रिलेटेड फेनोमेनास के बारे में जानना, इसी चीज़ का नाम है ऑप्टिक्स। आगे चल के ऑप्टिक्स दो डिविजन्स में बढ़ जाता है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। मैं अभी उतना नहीं जाता हूँ, ये आपको क्लास 12th में जानना है, ठीक है। अब लाइट की बात कर लेते हैं। लाइट क्या होता है सर? लाइट, तो लाइट का आप बचपन में एक डेफिनेशन पढ़े होंगे कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स सेंसेशन ऑफ विजन। बहुत सही डेफिनेशन था, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब हम लोग क्लास 10th में आ गए, अब आपके लेवल का एक डेफिनेशन आपको मिलना चाहिए। तो लाइट क्या होता है? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी मैं सब बताऊंगा क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैविंग अ वेवलेंथ फोर 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। क्या हुआ? इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैविंग अ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। अब लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है सर? कि वैसी वेव्स जिनको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। इन शॉर्ट अगर आप इसे डिटेल में समझे तो इट इज द मूविंग वेव्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। बट मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आप केवल अभी इतना समझिए कि वैसी वेव्स जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, उन वेव्स को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। समझ आया? जिनकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में होती है। अब ये वेवलेंथ क्या है? तो वेव हम लोग जानते हैं कुछ इस तरह ट्रैवल करता है। हमने साउंड जब 9th क्लास में पढ़ा था तो ये चीज़ पढ़ा था। वेव कुछ इस तरह ट्रैवल करता है। तो अगर एक वेव को कंसिडर किया जाए तो एक वेव की जो दूरी होती है, एक वेव की जो दूरी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक वेव की जो दूरी होती है उसे हम लोग कहते हैं वेवलेंथ। इसे हम लोग क्या कहते हैं? वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम लोग लैम्बडा से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? लैम्बडा, ठीक है। तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब कि लाइट ऐसी वेव है जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं है, जिसकी वेवलेंथ, जिसकी ये जो लेंथ है 400 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर के बीच में आती है। थोड़ा सा अप्रॉक्स कैलकुलेशन है, कहीं कहीं पे बुक में आपको लिखा हुआ मिलता होगा 380 टू 720, बट मैंने अप्रॉक्सीमेटली लिख दिया है कि 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वैसी वेव जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है, जिनकी वेवलेंथ, जिनकी जो ये लेंथ है एक वेव की, वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में लाई करती है। आप इमेजिन नहीं कर पा रहे होंगे ये कितना कैसा नंबर है। तो आप लोग जानते होंगे कि एक नैनोमीटर जो होता है वो 10 के पावर -9 मीटर के बराबर होता है। क्या मतलब हुआ इसका सर? मतलब कि 1 बाई, ठीक है, अगर जीरो ज़्यादा कम लग गए होगा तो समझ लीजिएगा। मतलब कि 1 नैनोमीटर इतने मीटर के बराबर होता है। अगर हम 1 मीटर का कपड़ा लें, इतने बंदों में बांट दें, तो जो एक बंदे को छोटा छोटा पीसेस मिलेंगे वही 1 नैनोमीटर होता है। अब आपको समझ में आ रहा है ये कितनी छोटी यूनिट है, कितनी छोटी क्वांटिटी है। और लाइट का वेवलेंथ कितना दे रहा है हमें? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। अगर एंगस्ट्रम में लिखा जाए, एक और यूनिट में लिखा जाता है एंगस्ट्रम में, तो 4000 एंगस्ट्रम से लेकर 7000 एंगस्ट्रम तक इसकी रेंज होती है।
मतलब कि लाइट एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में होती है, या फिर 4000 एंगस्ट्रम से 7000 एंगस्ट्रम के बीच में होती है। समझ आया? अब बात कर लेते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट की। डुअल नेचर ऑफ लाइट की ज़्यादातर लोग इसके बारे में कंफ्यूज्ड रहते हैं, डुअल नेचर ऑफ लाइट क्या है। ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि डुअल नेचर, लाइट कैसे दो चेहरे हो गए लाइट के, क्या है ये चीज़। बस बच्चे नहीं, बहुत बड़े बड़े लोग भी इसके बारे में कंफ्यूज रहते हैं कि डुअल नेचर ऑफ लाइट क्या है। समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। मान लेते हैं कि मुझे इसकी स्टडी करनी है, इस डस्टर की मुझे स्टडी करनी है। ठीक है, मैं एक बच्चे को बुलाऊंगा, क्लास में से मैंने एक बच्चे को बुलाया, उसे दिखाया, अब बोला कि इसका एक डिस्क्रिप्शन बताएं। वो डिस्क्रिप्शन क्या बताएगा कि सर ये कपड़ा है, इस साइड से हम लोग मिटाते हैं, ये ब्लैक कलर का है। ठीक है, दूसरे बच्चे को मैं बुलाता हूँ, बोलता हूँ कि इस डस्टर का डिस्क्रिप्शन दो। अब वो क्या बोलेगा, सर ये वुडन पीस लग रहा है, इस पर GIIT लिखा हुआ है, और इस साइड से हम लोग हैंडल पकड़ के मतलब कि बोर्ड को मिटाते हैं। ठीक है, अब दोनों को बैठा दिया, फिर मैंने दोनों को क्लास में खड़ा किया, दोनों को कहा कि आप इस डस्टर के बारे में बताएं, इस डस्टर का डिस्क्रिप्शन दें। एक ने दूसरा दिया, दूसरे ने दूसरा दिया। दोनों में से कौन गलत कौन सही? दोनों सही हैं। दोनों ने डिस्क्रिप्शन किसका दिया? डस्टर का ही। बट दोनों का डिस्क्रिप्शन बिल्कुल अलग था, एक ने कुछ और दिया, दूसरे ने कुछ और दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो पढ़ने के दो पहलू हो सकते हैं। अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं तो स्टडी करने के दो पहलू हो सकते हैं। ये चीज़ है कि हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ ये सही है, बट दूसरा जो बोल रहा है ये गलत भी नहीं है। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ ये सही है, बट दूसरा बोल रहा है, मैं उसे साफ गलत नहीं ठहरा सकता हूँ, क्योंकि एक ही चीज़ को पढ़ने के दो पहलू या तीन पहलू भी हो सकते हैं। अगर मैं किसी बंदे को इस साइड से दिखाऊँ तो कुछ और उसकी स्टडी होगी, इस साइड से दिखाऊँ तो कुछ और उसकी स्टडी होगी। ठीक है, तो वही चीज़ है डुअल नेचर ऑफ लाइट। अब लाइट के डुअल नेचर होते हैं, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। मतलब लाइट को पढ़ने के हमने दो तरह से हमने लाइट को स्टडी किया। कुछ चीज़ें हम पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को मान के पढ़ लिए कि लाइट एक पार्टिकल है, ये मान के हमने कुछ चीज़ों को प्रूव कर दिया। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ गए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझ गए। अब कुछ चीज़ें आ गई, जैसे डिफ्रैक्शन आ गया, इंटरफेरेंस आ गया, तो पार्टिकल नेचर वहाँ पे फेल हो गया, तो वहाँ पे वेव नेचर सामने आया। बोला कि वेव नेचर हूँ मैं डिफ्रैक्शन को भी प्रूव कर सकता हूँ, मैं इंटरफेरेंस को भी प्रूव कर सकता हूँ, मैं रेक्टिलिनियर प्रोपैगेशन को भी प्रूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो किसी भी एक चीज को पढ़ने के दो चेहरे हो सकते हैं, इसीलिए लाइट को भी पढ़ने के दो चेहरे हो सकते हैं। कहीं कहीं पे अगर हमें कुछ चीज को एक्सप्लेन करने है तो वहां पे हम पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट लेके एक्सप्लेन कर सकते हैं, कहीं पे दूसरी चीजों को प्रूव करने के लिए हम वेव नेचर ऑफ लाइट लेके एक्सप्लेन कर सकते हैं। समझ आ रहा है? तो लाइट हैज डुअल नेचर। क्या कह सकते हैं? लाइट हैज डुअल नेचर। लाइट का दो नेचर होता है। कौन कौन? एक होता है आपका पार्टिकल नेचर, एक होता है आपका वेव नेचर। ठीक है, पार्टिकल नेचर की वजह से हम लोग रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, डिस्पर्सन जैसे फिनोमेना को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। वेव नेचर की वजह से हम लोग डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, इन सब फिनोमेना को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में आप इन डिटेल क्लास 12th में पढ़िएगा। इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। आई थिंक सो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से मैं साइड हट जाता हूँ, लिख लीजिए तो इसे। चलिए लिख लिया, चलिए इसे इरेज करते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं कि कुछ ऑप्टिक्स के बेसिक्स के बारे में जान लेते हैं कि ऑप्टिक्स के बेसिक्स जैसे कि रे क्या है, बीम क्या है, प्रोपेगेशन ऑफ लाइट क्या होता है, मीडियम क्या होता है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक क्या होता है। ये चीज़ें ये ऐसे तो आपने बचपन में पढ़ी होगी, जब आप छोटे बच्चे थे तब आपने ये सब चीज़ें पढ़ी होगी, तब भी देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले आ गए रे की बात कर लेते हैं। रे क्या होता है? रे, ठीक है, रे क्या होता है? तो रे इज एन इमेजिनरी लाइन विच शोज डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। सर आपने इंग्लिश में डिफिनेशन दे दिया बट समझ में नहीं आया, फील नहीं आया। समझते हैं बात को। रे क्या होता है कि एक इमेजिनरी लाइन है कि लाइट किस डायरेक्शन में मतलब कि ट्रैवल कर रही है। मान लेते हैं मैं यहाँ बल्ब जलाता हूँ, मैंने यहाँ बल्ब जलाया, अब मैं आपसे पूछूँ कि लाइट का डायरेक्शन क्या है, तो आप कैसे बताइएगा? आप बोलिएगा सर लाइट इधर भी फैल रहा है, लाइट उधर भी फैल रहा है, लाइट सामने भी फैल रहा है। लाइट का कोई एक डायरेक्शन आप डिफाइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। बट अगर हम उस चीज़ की स्टडी हमको करनी पड़े, इस लाइट यहाँ से जो मैंने लाइट इमिटिंग ऑब्जेक्ट लगाया, इससे जो लाइट निकल रही है वो किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो मुझे एक डायरेक्शन मानना होगा। उसी डायरेक्शन को हम लोग रे कहते हैं।
अगर मैं यहाँ पे एक ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है तो उसे क्या लग रहा होगा कि लाइट ऐसे आ रही होगी, दूसरा ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा होगा तो उसे क्या लग रहा होगा कि लाइट ऐसे आ रही होगी, तीसरा ऑब्जर्वर वहाँ खड़ा होगा तो लाइट उसे कैसे लग रहा होगा कि लाइट ऐसे आ रही होगी। बात समझ में आ रहा है? तो लाइट एक इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी लाइन मतलब क्यों? क्योंकि इस बंदे के लिए रे का डायरेक्शन इधर है, मतलब लाइट का डायरेक्शन ऐसे है, वो रे बनाएगा तो ऐसे बनाएगा। इस बंदे के लिए लाइट का डायरेक्शन ऐसे है, वो रे बनाएगा तो ऐसे बनाएगा। सामने वाले बंदे के लिए लाइट का डायरेक्शन ऐसे है तो वो रे बनाएगा तो ऐसे बनाएगा। इसलिए इमेजिनरी है, असल में है नहीं, हम लोग स्टडी करने के लिए ये चीज़ जानते हैं। इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन। और ये चीज़ क्या बता रही है कि लाइट किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। इस बंदे के लिए लाइट इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, इस बंदे के लिए लाइट इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, सामने वाले बंदे के लिए लाइट इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। तो हम लोग कह सकते हैं इट इज एन imaginary line which shows डायरेक्शन ऑफ प्रोपैगेशन ऑफ लाइट, मतलब कि लाइट किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, प्रोपैगेशन ऑफ लाइट। समझ आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बीम की बात कर लेते हैं। बीम क्या होता है? ग्रुप ऑफ रेज हैविंग सेम पैटर्न। कहने का मतलब कि बहुत सारे रेस का समूह। अब ये जो बंदा यहाँ पे खड़ा था, अभी अभी हमने पिछला एग्जांपल देखा था, अब ये जो बंदा यहाँ पे खड़ा था, इसे क्या एक लाइट रे दिख रही होगी? नहीं, इसे बंडल्स ऑफ लाइट रेज आती हुई अपनी तरफ, इतनी मोटी लाइट रे आती हुई दिख रही होगी, मतलब बंडल्स ऑफ लाइट रेज आती हुई इसे दिख रही होगी। और सारे का डायरेक्शन क्या है? सेम है। ये नहीं कह सकता है कि इधर से जो लाइट रे जो इस बंदे को दिख रही है वही सेम इस बंदे को दिख रही है, ये चीज़ तो नहीं है। इस बंदे को लाइट रे इस डायरेक्शन में दिख रही है, इस बंदे को लाइट रे इस डायरेक्शन में दिख रही है, सामने वाले को लाइट रे इस डायरेक्शन में दिख रही है। तो बीम क्या होता है? इट इज द ग्रुप ऑफ लाइट रेज हैविंग सेम पैटर्न, इन शॉर्ट कि इनका डायरेक्शन सेम होता है और ये सब पैरेलल होती हैं। इस बंदे को बीम का डायरेक्शन क्या लगेगा? ऐसे है। इस बंदे को क्या लगेगा? ऐसे है। सामने वाले बंदे को कैसे लगेगा? ऐसे है। ठीक है? तो बीम क्या होता है? इट इज द ग्रुप ऑफ रेज हैविंग सेम पैटर्न, मतलब कि रेज का समूह, ग्रुप ऑफ रेज जिनका डायरेक्शन सेम होता है और ये पैरेलल होता है। ग्रुप ऑफ रेज हैविंग सेम पैटर्न। हाँ, एक और चीज, अगर हमें रे को डिनोट करना है तो उसे हम एक सिंगल एरो से डिनोट कर सकते हैं कि रे, ये चीज रे को अगर हम डिनोट करना है तो हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं। बीम को अगर डिनोट करना है तो ऐसे हम लोग डिनोट कर सकते हैं। ठीक है? ये एक बीम है, अगर ऐसे कंसिडर किए जाए तो ये भी एक बीम है, अगर ऐसे कंसिडर की जाए तो ये भी एक बीम है। बट अगर यहीं पे आ जाए कि ऐसे 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 तो ये एक बीम नहीं है। ये लाइट रेज पैरेलल तो है बट आपका एक डायरेक्शन में नहीं है, तो इसलिए हम इसे एक बीम कंसिडर नहीं करेंगे। ये एक इंडिविजुअल लाइट रेज हो जाएंगी, ये एक अलग लाइट रे, ये एक अलग लाइट रे, ये एक अलग लाइट रे। आई थिंक सो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं प्रोपैगेशन ऑफ लाइट। किसकी बात करना है अब हम लोग को? प्रोपैगेशन ऑफ लाइट, लाइट का प्रोपैगेशन। ठीक है? मुझे बनारस जाना है, अगर मैं इसे इंग्लिश में कहना चाहूँ तो कैसे कहेंगे? आई वॉन्ट टू ट्रैवल टू बनारस, कह सकते हैं आई वॉन्ट टू ट्रैवल टू बनारस। अगर लाइट को कहना है तो लाइट क्या कहेगा? आई वॉन्ट टू प्रोपैगेट टू बनारस, आई वॉन्ट टू प्रोपैगेट टू बनारस। मतलब कि जिस भाषा को हम लोग ट्रैवल कहते हैं, जिस चीज को हम लोग ट्रैवल कहते हैं, लाइट के लिए वो चीज क्या हो गई? प्रोपैगेशन हो गई। जिस चीज को हम लोग ट्रैवलिंग कहते हैं उस चीज को लाइट के लिए क्या हो गई? प्रोपैगेशन हो गई। मतलब कि प्रोपैगेशन ऑफ लाइट क्या है? ट्रैवलिंग ऑफ लाइट फ्रॉम एनी मीडियम, किसी मीडियम से लाइट का ट्रेवल होना, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोपैगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। अब आप लोग जानते होंगे रेक्टिलिनियर प्रोपैगेशन ऑफ लाइट के बारे में कि रेक्टिलिनियर प्रोपैगेशन ऑफ लाइट क्या होता है। रेक्टिलिनियर प्रोपैगेशन ऑफ लाइट एक लॉ बनाया गया ये चीज समझने के लिए, रे ऑप्टिक को समझने के लिए, अलग अलग फिनोमेना को दिखाने के लिए एक लॉ बना दिया गया कि लाइट जो है एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। लाइट जो है स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट पाथ, प्रोपैगेशन ऑफ लाइट मतलब ट्रेवल करना। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। यहीं से आ जाएगा आपका रेक्टिलिनियर प्रोपैगेशन ऑफ लाइट। क्या होती है?
ये क्या बताती है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। लाइट हमेशा कैसे ट्रेवल करती है? स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। अब ये चीज़ सही है या नहीं ये तो मैं नहीं बता सकता कि एकदम सही ये चीज़ है या गलत है, बट हम लोग इसे पार्टिकल नेचर में भी प्रूव कर सकते हैं और वेव नेचर ऑफ लाइट से भी प्रूव कर सकते हैं कि लाइट सीधी ही ट्रैवल कर रही होगी। अब कैसे ये चीज़ आप लोग क्लास 12 में आइएगा तो डिटेल में समझिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे एक शब्द आ गया मीडियम। क्या शब्द आ गया? मीडियम। मीडियम मतलब क्या हुआ? मीडियम क्या हुआ? इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम। मीडियम क्या हुआ? मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, ठीक है। अभी आपको दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा होगा। अगर मैं यहाँ हाथ रख दूँ तो नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा है? अब दिख रहा है। मतलब मीडियम ऐसी चीज़ें हैं जिनसे लाइट रे या तो ट्रैवल कर जाए या फिर ट्रैवल करना चाहे, या तो ट्रैवल कर जाए या फिर ट्रैवल करना चाहे। सब्सटेंसेस थ्रू विच लाइट रे ट्रैवल्स और ट्राई टू डू सो। कहने का मतलब मान लेते हैं अभी एयर है यहाँ पे, तो लाइट रे यहाँ से ट्रैवल कर रही है, यहाँ पे पड़ रही है, आपको फिर रिफ्लेक्ट होकर आपको दिख रही है, ठीक है। मतलब लाइट रे यहाँ पे ट्रैवल कर गई। अब मैंने जैसे ही यहाँ हाथ रख दिया, लाइट रे अब भी तो आ रही है। लाइट रे को तो पहले ही अभी नहीं पता चल गया, बल्ब जो सामने से जल रहा है उसे ये तो नहीं पता चल गया कि यहाँ बंदे ने हाथ रख दिया, यहाँ लाइट जाना ही नहीं है। लाइट रे तो अब भी आ रही है, यहाँ से पास करना चाह रही है बट पास कर नहीं पा रही है। तो इन सब चीज़ों को, मेरे हैंड को एक मीडियम कहेंगे, आप इस एयर को एक मीडियम कहेंगे। अब मीडियम क्या होता है? सब्सटेंसेस थ्रू विच लाइट रे ट्रेवल्स, या फिर जिसे प्रोपेगेट कर सकते हैं, और ट्राई टू डू सो। मतलब कि या तो लाइट रे ट्रेवल कर जाए या फिर करना चाहे। अब मीडियम जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, आप लोग एकदम बहुत अच्छी तरह से उनके बारे में जानते हैं। एक होता है ट्रांसपेरेंट, याद आ गया सर। दूसरा आप लिखिएगा ट्रांसलूसेंट। तीसरा आप लिखिएगा पैक्ड। याद आया? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। इनके बारे में उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपने बचपन में पढ़ा होगा, मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? वैसे मीडियम जिनसे लाइट रे पूरी तरह से प्रोपेगेट कर जाए। फॉर एग्जांपल मेरे चश्मे का ग्लास, इनसे लाइट रे पूरी तरह से अंदर जा रहा है, इस वजह से मेरा आपको आंख जो है क्लियरली दिख रहा है। ट्रांसलूसेंट क्या होता है? जिनसे लाइट रे पास तो करती है बट पूरी तरह से नहीं करती है। जैसे आपने बटर पेपर को देखा होगा, तो बटर पेपर में लाइट पास तो करती है बट आप पूरी तरह से नहीं करती है, वहां पे आपको एक ब्लर विजन मिलता है। ओपेक क्या होता है? जिनसे लाइट रे ट्रेवल नहीं कर सकती, जिनसे लाइट रे पास नहीं कर सके। जैसे ये बोर्ड, इस बोर्ड के उस तरफ क्या है आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये चीजें क्या है? ओपेक है। अब बात कर लेते हैं शैडो कौन फॉर्म करेगा? ट्रांसपेरेंट। तो शैडो फॉर्म करने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले बात कर लेते हैं कि शैडो फॉर्म करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या है कि एक ब्लॉकिंग ऑब्जेक्ट हो जो लाइट को ब्लॉक कर रहा हो। तो लाइट साइड से चली गई, उस जगह को ब्लॉक कर दी, तो उसके पीछे वाला ब्लाइंड स्पॉट हो जाता है, ठीक है, ब्लैक स्पॉट हो जाता है वहां पे। तो ट्रांसपेरेंट में सारी लाइट क्रॉस कर गई, ब्लॉकिंग ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, मतलब यहाँ पे शैडो फॉर्म नहीं होगा। ट्रांसलूसेंट में कुछ लाइट पास की, कुछ लाइट पास नहीं की, तो वहां पे आपका क्या होगा कि जहां पे लाइट पास कर जाएगी वहां पे शैडो नहीं फॉर्म होगा, जहां पे लाइट पास नहीं करेगी वहां पे शैडो फॉर्म होगा, और वहां पे शैडो की इंटेंसिटी लो होगी, मतलब शैडो का डार्कनेस थोड़ा सा लो होगा। ओपैक की बात कर लेते हैं। तो ओपैक जो है ये पूरी तरह से लाइट रे को रोक देता है, तो इसके आजू बाजू से लाइट चली जाएगी, इस पार्ट से रह जाएगी, तो इसके बिहाइंड वाला जो पार्ट हो जाएगा वह कैसा हो जाएगा? एक ब्लैक स्पॉट हो जाएगा। जैसे कि आपको मैं दिख रहा हूँ, तो मेरे पीछे आपको शैडो दिख रही होगी थोड़ी थोड़ी, होप सो कि आपको मेरे पीछे शैडो दिख रही होगी। तो मेरे पीछे मेरे से लाइट रे पास नहीं कर पा रही है, बट मेरे इधर से आ रही है, इधर से जा रही है, इधर से जा रही है, इधर से जा रही है। इस वजह से जो मेरे पीछे है ये एक ब्लैक स्पॉट हो गया, इसी चीज को हम लोग शैडो कहते हैं। तो ट्रांसपेरेंट जो है ये शैडो फॉर्म नहीं करता है। ट्रांसलूसेंट जो है ये शैडो फॉर्म करता है बट लो इंटेंसिटी का शैडो फॉर्म करता है। और ओपैक जो है ये शैडो फॉर्म करता है और हाईएस्ट इंटेंसिटी का शैडो फॉर्म करता है। समझ में आ रहा है बात? कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अब आप लोग इसे लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग इमेज पे आ जाते हैं। इमेज क्या होती है और रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होती है, और अपने इस तरह हम अपने लेक्चर को कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए जल्दी से लिख लीजिए। 1 2 3 4 लिख लिया? चलिए अब हम लोग इमेज के बारे में जानेंगे। इमेज क्या होती है? अब इमेज आप लोग सोच रहे होंगे सर फोटो खींचते हैं फोन में, गैलरी में सेव हो जाती है, उसी चीज़ को इमेज कहते हैं। नहीं,
इमेज फिजिक्स की भाषा में कुछ और होती है, समझते हैं इस चीज को। ठीक है, इमेज क्या होती है? इमेज का एक डेफिनेशन देखा जाए तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड इमेज। मतलब कि किसी भी चीज का लाइट के भाषा में दिखना, ऑप्टिकल मतलब लाइट के भाषा आप सब समझ सकते हैं, जहां पे भी ऑप्टिक्स या ऑप्टिकल आ जाए तो वहां पे ये चीज समझ आइए कि लाइट से रिलेटेड कुछ बोला जा रहा है। ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड एज इमेज। मतलब कि लाइट के भाषा में किसी भी चीज का दिखना, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि इमेज दिख रही है हमें। कैसे सर? मैं तो आपको देख रहा हूँ, आपकी इमेज थोड़ी देख रहा हूँ। नहीं, आप मेरी इमेज देख रहे हैं, आप अपने फोन की इमेज देख रहे हैं, आप अपने सामने रखे हुए चेयर टेबल की इमेज देख रहे हैं। कैसे? आप क्या देख रहे हैं? मान लेते हैं मैं ये डस्टर देख रहा हूँ, ठीक है, मान लेते हैं मैं डस्टर देख रहा हूँ, मैं इस डस्टर को देख रहा हूँ, इससे लाइट रे कहीं से आई होगी, लाइट इमिटिंग सोर्स से बल्ब से आई लाइट रे, टकराई, मेरे रेटिना पे इमेज बनाई। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि इमेज रेटिना पे फॉर्म होती है, और मैं क्या देख रहा हूँ? उस रेटिना पे बनी इमेज को देख रहा हूँ। मैं क्या देख रहा हूँ? उस रेटिना पे बनी इमेज को देख रहा हूँ, ना कि इस डस्टर को देख रहा हूँ। मैं इस डस्टर की इमेज को देख रहा हूँ, आप मुझे नहीं, मेरी इमेज को देख रहे हैं। आप अपने फ़ोन को नहीं, आप अपने फ़ोन की इमेज को देख रहे हैं। समझ आ रहा है बात? मतलब कि लाइट के भाषा में किसी भी चीज़ का दिखना, इस चीज़ को हम लोग कहते हैं इमेज। ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड एज इमेज। अरे नहीं समझ में आया? मान लेते हैं मैं इसे देख रहा हूँ, ठीक है, लाइट आई, टकराई, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट की, मेरे रेटिना पे इमेज बनाई, और मैं क्या इंटरप्रेट कर रहा हूँ? मैं उस इमेज को देख रहा हूँ, मैं उस इमेज को इंटरप्रेट कर रहा हूँ, उस इमेज को समझ रहा हूँ। तो मैं देख क्या रहा हूँ? इस डस्टर की इमेज देख रहा हूँ, ना कि ये डस्टर देख रहा हूँ। ठीक है, इमेज क्या होता है? ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ एनीथिंग इज नोन एज इमेज। मतलब लाइट की भाषा में अगर किसी भी चीज का दिखना, उस चीज को हम लोग इमेज कहते हैं। समझ आया? मतलब आप किसी ऑब्जेक्ट को नहीं, उस ऑब्जेक्ट की इमेज को देखते हैं। समझ आ रहा है बात? अब इमेज जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है रियल इमेज, दूसरी होती है वर्चुअल इमेज। आपको आगे जब मैं रिफ्लेक्शन पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे इनका बहुत यूज़ आएगा, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। क्या होता है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज? सबसे पहले बात कर लेते हैं इमेज कैसे फॉर्म होगा। ठीक है, इमेज तभी अगर हम लोग ज्योमेट्रिकली फॉर्म करना चाहे कि यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है, तो हमें दिखाना होगा वहाँ पे कि लाइट, दो लाइटें इंटरसेक्ट की, दो लाइटें मिली, तो मतलब इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा? जहाँ पे दो अलग अलग लाइटें सेम ऑब्जेक्ट से टकराकर मिलती हैं, वहाँ पे इमेज फॉर्म होता है। मान लेते हैं कि इस डस्टर से एक लाइट रे आई, ऐसे टकराई इधर गई, एक लाइट रे आई ऐसे टकराई इधर गई। अब अगर ये दोनों लाइट रे मिल जाएंगी कहीं पे, तो इस डस्टर का वहीं पे इमेज फॉर्म हो जाएगा। तो इमेज कैसे फॉर्म होता है? जब एक ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद दो अलग अलग लाइट रेस, मिनिमम दो अलग अलग लाइट रेस मीट करती हैं एक पॉइंट पे, तो उसी पॉइंट पे इमेज फॉर्म होता है। अब ये रियल इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज क्या है, जान लेते हैं। रियल इमेज में क्या होता है? एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेस, एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज। मतलब यहाँ पे लाइट रे असल में इंटरसेक्ट करती है, दो लाइट रे ऐसे ऐसे है, दोनों लाइट रे आपस में मिल जाती हैं, इनको हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ पे रियल इमेज फॉर्म होता है। समझ आया? वर्चुअल इमेज में क्या होता है? रेज अपीयर्स टू मीट, मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि रे हमें लगता है कि मीट कर रहा होगा, इमेज आपकी फॉर्म हो जाती है, बट आपको रे मीट करते हुए नहीं दिखती है, बट हम लोग इमेजिन कर लेते हैं कि रे कहीं ना कहीं मीट किया होगा, इसी वजह से वहाँ पे इमेज फॉर्म हुई, तो उस जगह वर्चुअल इमेज होती है। दूसरा, इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। इसे हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्टर की इमेज। प्रोजेक्टर आप जब ऑन करते हैं तो प्रोजेक्टर की इमेज आपको एक वाइट सरफेस पे, जिस सरफेस पे आप इमेज को दिखाना चाहते हैं उस सरफेस पे आपको दिख सकती है। मतलब हम एक स्क्रीन पे उस इमेज को ऑब्टेन कर सकते हैं, तो वो रियल इमेज होती है। वर्चुअल इमेज क्या होती है? इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन।
मतलब इसे हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। आप अपने घर पे गए, अलमीरे के आईने के सामने खड़े हो गए, ठीक है, अब चाह के भी अलमीरे के आईने के सामने आपकी जो इमेज आ रही है अलमीरे के आईने में, उसे आप चाह के भी टीवी पे या फिर किसी वॉल पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। मतलब प्लेन मिरर जो होता है मेरा, वो मिरर जो अलमीरा में लगा होता है वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। आगे बढ़ते हैं। इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड, ये हमेशा इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड कहने का मतलब उल्टा, इन्वर्टेड कहने का मतलब उल्टा। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। सर कैसे? प्रोजेक्टर की इमेज तो हमें सीधी दिखती है। प्रोजेक्टर क्या करता है समझो, प्रोजेक्टर में पहले अगर इमेज गई, प्रोजेक्टर का मतलब कि उसका मैकेनिज्म इस तरह बनाया जाता है कि प्रोजेक्टर में मान लेते हैं अगर कोई इमेज गई तो सबसे पहले प्रोजेक्टर जैसे ही उसमें इमेज आती है पहले उसे घुमा देता है पूरी तरह। फिर जब वो मतलब कि जब वो इमेज को रिप्रेजेंट करना होता है हमें, तो एक बार फिर से वो रियल इमेज फॉर्म करेगा, तो रियल इमेज फिर से एक बार घूमेगा तो वो वापस सीधी हो जाती है। इसलिए आपका रियल इमेज हमेशा क्या होता है? इन्वर्टेड होता है। वर्चुअल इमेज के केस में इट इज ऑलवेज इरेक्ट, ये हमेशा क्या होता है? इरेक्ट होता है, ये हमेशा सीधा होता है। आप लोग जब प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो प्लेन मिरर में आप ऐसा तो नहीं होता है आपका पैर नीचे, पैर ऊपर और सर नीचे चला गया, ऐसा तो नहीं होता है। आपका सर ऊपर ही रहता है, पैर नीचे ही रहता है, मतलब ये सीधी इमेज को फॉर्म करता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इमेज फॉर्म्ड बाय प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर से जो इमेज फॉर्म होती है वो कैसी होती है? रियल इमेज होती है। इसका एग्जाम्पल देख ले तो एग्जाम्पल इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में। एक और चीज सॉरी, एक और चीज, मान लेते हैं अगर दोनों प्रॉपर्टी में से कोई एक प्रॉपर्टी भी मैच हो गई, मान लेते हैं वहां पे एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, इसके बावजूद भी हम उस इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन कर रहे हैं, तब उस केस में हम लोग रियल इमेज ही कहेंगे। अगर दोनों में से एक ही कोई कैरेक्टरिस्टिक मैच कर रही है तब भी आपका कौन फॉर्म होगा? रियल इमेज। अगर इन दोनों में से कोई एक कैरेक्टरिस्टिक मैच कर रही है तब भी फॉर्म कौन होगा? वर्चुअल इमेज। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करें। टर्म 1 आपका आने वाला है, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।